बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग हाजिर हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का कलेक्शन 2025 में बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसमें जितने भी क्वेश्चन विज्ञान के पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर हाजिर हुए, जिसमें लगभग 150 के आसपास सवाल है। इसमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका मिक्स सवाल है और 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम लोग लेकर हाजिर हुए। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो आप कुछ क्लासेस करके, एक दो तीन क्लासेस करके छोटी छोटी क्लासेस होगी और इसमें आप पूरी तरह से पूरा साइंस के क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा बात, आपको नवीनतम पैटर्न समझ में आएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का भी पैटर्न कैसा है। हो सकता है हूबहू सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसका बिल्कुल एकदम अगले एग्जाम में फायदा मिला है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पहला सवाल आपके सामने मौजूद है और यह इस सारे सवाल का डिस्कशन मैं क्लास में करवा भी चुका हूँ और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका प्रूफ मैं शॉर्ट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से बार बार बताता हूँ। हालांकि प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि एक आप जब कंटेंट का अध्ययन कर रहे हैं या फिर क्लासेस कर रहे हैं तो आपको ये लगे, आत्मविश्वास है कि हम सही जगह अध्ययन कर रहे हैं और मुझे सही कंटेंट मिल रहा है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। अब देखिए, इसका याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। वर्षा आई आई, तो जिसमें आई रहेगा मतलब आयोडीन रहेगा। तो देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, यही है। इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड मतलब क्या है? AgI। याद रहेगा, बाकी चीजें मैं बता चुका हूं। चलिए, अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातु, देखिए दुर्लभ मृदा धातु की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे आप जानते होंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में वर्ग 3 के जो तत्व हैं, वर्ग 3 के तत्व हैं और F ब्लॉक में याद रखना है आवर्त नंबर 7 के जितने भी तत्व हैं उसे ही कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातु, रियर अर्थ मेटल या रियर अर्थ एलिमेंट। और इसमें याद रखना है 14 तत्व है और इसमें 3 तत्व है, तीनों को मिला दे 14 3 तो टोटल कितने होंगे? 17। लेकिन याद रखना, इसमें से देख लीजिए, स्कैंडियम इसी में आता है, लैंथेनियम इसी में आता है, सीरियम इसी में आता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसमें जो रेडियम आप देख रहे हैं, रेडियम वर्ग 2 का तत्व है। जैसे आप याद किए होंगे बे, मग, का, सर, ब, रा से रेडियम, तो वर्ग 2 का तत्व है। वर्ग 2 के तत्व होने के कारण इसे रियर अर्थ मेटल या रियर अर्थ एलिमेंट में नहीं जोड़ा जाता, तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियम। कंप्लीट है, कंप्लीट है। अगला सवाल, ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशय में एकत्रित होते हैं, उदाहरण है ऋणात्मक और धनात्मक प्रदूषण। धनात्मक ऋणात्मक प्रदूषण मतलब प्रदूषण के एक प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्रदूषण। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसको समझना बहुत आसान है। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए, ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं, मतलब कुल मिलाकर सवाल है ऋणात्मक और धनात्मक प्रदूषण से। मैं आपको बताता हूँ। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन होते हैं 2 प्रकार के। एक याद रखना, जैसे मान लीजिए मिट्टी का कटाव हो रहा है तो मान लीजिए कि हम कुछ घटनाएं की, जैसे देखिए अभी मनुष्य लगातार ग्लोबल वार्मिंग, लगातार गर्मी बढ़ा रहा है। गर्मी बढ़ाने से बर्फ पिघल रही है, समुद्र में जल की मात्रा बढ़ रही है, सी लेवल बढ़ रहा है और कई प्रकार की घटनाएं हो रही है। हम लोग पेड़ काट रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं और उस पेड़ काटने से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ रही है। जहां भी याद रहे, याद रहे, याद रहे, हम कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, कुछ ऐसे पर्यावरण में घटना क्रिएट करते हैं जिससे अगर मिट्टी प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? मिट्टी। तो मिट्टी प्रभावित होती है। हालांकि हमारा टारगेट होता है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाए, लेकिन जब कुछ पर्यावरण इफेक्ट से मिट्टी जब प्रभावित होती है, मिट्टी की गुणवत्ता जब गिरेगी तो कृषि की गुणवत्ता भी गिरेगी। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? जब कृषि की गुणवत्ता गिरेगी तो देखिए हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए इस प्रकार के प्रदूषण को ऋणात्मक प्रदूषण कहते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि नहीं, हम कृषि की जो गुणवत्ता है प्रॉपर, जैसे गुणवत्ता कहने का मेरा मतलब है कि अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कुछ उर्वरक का प्रयोग करते हैं। वो उर्वरक रासायनिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका हम खासकर प्रयोग करके और हम क्या करते हैं? कृषि की उत्पादकता बढ़ा देते हैं। तो हम तो उत्पादकता बढ़ा दिए, अभी इसका फायदा है, लेकिन भविष्य में इसका नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कीटनाशक का प्रयोग किए, उर्वरक का प्रयोग किए, रासायनिक कुछ केमिकल्स का प्रयोग किए, इसका बाद में नुकसान दिखेगा। हालांकि अभी फायदा हुआ है, फायदे के लिए नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए इसे धनात्मक प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण 2 प्रकार के, मिट्टी से रिलेटेड जहां प्रदूषण उसे ऋणात्मक प्रदूषण कहते हैं और कीटनाशक उर्वरक से संबंधित प्रदूषण को हम धनात्मक प्रदूषण कहते हैं। तो देख लीजिए, चीजें क्लियर है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? क्या है? पहले मिट्टी है और फिर कीटनाशक है, तो मिट्टी का ऋणात्मक और कीटनाशक का धनात्मक, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। कंप्लीट है पूरा? मजा आ रहा है? एकदम ध्यान से, और क्लासेस अगर समझ में आ रही है तो वैसे बच्चे तक पहुंचे क्लास को जिन्हें क्लास के
खास सख्त जरूरत है। जरूरत तो सबको होगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस में, जब भी ग्रीन हाउस से सवाल है तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस कितने हैं, 6, और एक लड़की का नाम याद रखना है। आप गोविंदा का एक मूवी देखे होंगे ऐसा, हीरो बाबू शायद मूवी का नाम है, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कभी कमीना, ऐसा करके डायलॉग। तो मीना नाम याद रखना है, क्या याद रखना है नाम, मीना। और मीना को कहना कि मीना आज काजल मत लगाओ, मीना कल काजल लगाना, मीना कल काजल लगाना, ऐसे, ठीक है। और मी से याद रखना मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ना से याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल से याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी का दूसरा नाम है फ्रियोन, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रियोन। और क्वेश्चन पूछे फ्रियोन का प्रयोग कहाँ होता है, तो याद रखना प्रशीतक में, कहाँ, प्रशीतक में। प्रशीतक को रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, मतलब यह ठंडा करने वाला गैस है, फ्रिज में यही गैस का प्रयोग होता है CFC का। अब याद रखना है का से क्या याद रखना है, तो का से याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्रमुख हरितगृह गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से याद रखना है आपको जल वाष्प, जल से क्या याद रखना है, जल वाष्प। याद रखेगा आखिरी गैस आप देख लीजिए, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए इसमें से देख लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो आंसर हो गया कंप्लीट। मेथेन तो है, कंप्लीट है। याद रखिएगा मीना काजल कल लगाना, ठीक है, बस। तो चलिए, पौधे की किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खा पाते हैं, तो देखिए जड़, आप जानते हैं सलजम, गाजर, ये सब जड़ है, इसे खाते हैं। तना को खा जाते हैं। छाल और काष्ठ, तो काष्ठ को भी खा जाते हैं, जैसे हम लोग काष्ठ को नहीं खा पाते हैं, लेकिन काष्ठ में सेलुलोज की मात्रा होती है, याद रखना। उसे काष्ठ कहने का मतलब है पत्ते वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वही काष्ठ में होते हैं, उसे जानवर खा लेते हैं। लेकिन याद रखना है छाल को नहीं खा पाते हैं। छाल को इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि छाल में याद रखना है एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसे कहते हैं टैनिन। क्या कहते हैं, टैनिन, ए है। और एक याद रखना है ल्यूगन, ऐसे करके केमिकल होते हैं। और इस प्रकार के केमिकल को, ल्यूगन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, इसे ल्यूगिन भी कहते हैं। तो ये टैनिन है, इस प्रकार के केमिकल को जानवर नहीं पचा पाते, इसलिए छाल को नहीं खाते, इस बात को भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका अनॉक्सिक श्वसन नहीं कर सकती। पहली बात, अगर ऐसा सवाल आता है तो देख लीजिए पूछ रहा कौन सी कोशिका था। सबसे पहले देखिए कोशिका कोशिका कोशिका, और यहाँ कनिका लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो आंसर हम यही टिक आउट कर देंगे। ऐसा दिमाग लगाना है एग्जाम में। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ऐसा क्यों होता है, तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन, क्या कहते हैं कि ऑक्सी श्वसन, इसी को कहा जाता है वायवीय श्वसन। और एक होता है अनॉक्सी श्वसन, क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन को ही कहते हैं अवायवीय श्वसन, क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। देखिए अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। ध्यान दीजिए, ऑक्सी श्वसन जब भी होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के होने के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए ठीक से, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और अनॉक्सी श्वसन होती है साइटोप्लाज्म में। क्या होती है, साइटोप्लाज्म में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद कहाँ जाएगी, साइटोप्लाज्म में श्वसन होगी। जो परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों को कराने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। इसलिए याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया न होने के कारण कोशिकीय अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मस्तिष्क कोशिकाएं, मांसल कोशिकाएं, नवनिर्मित श्वसन रुधिर कोशिकाएं, इसमें अनॉक्सी श्वसन ऑक्सी श्वसन दोनों होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है। अब तना का रूपांतरण तो देख लीजिए, सलजम अभी जस्ट बताएं, सलजम जड़ है, पत्ता गोभी, ठीक है, मैंग्रोव ये जड़ है, नागफनी, नागफनी आप देखे होंगे, और नागफनी की बात है तो नागफनी कैसा है, तना है, तना का रूपांतरण है, इस बात को याद रखेंगे आप। बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करते हैं बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक है। तो मान लीजिए किसी प्रकार का बीज है ये, ठीक है, इसे अंकुरण होना है, तो ये डिपेंड करेगा हॉट पर, किस पर, हॉट पर, आई एम हॉट नहीं हॉट। तो एच से याद रखना है ह्यूमिडिटी, एच से क्या याद रखना है, ह्यूमिडिटी, मतलब क्या, नमी। और ओ से याद रखना ऑक्सीजन, और टी से याद रखना है टेम्परेचर, क्या याद रखेंगे, टी से टेम्परेचर। इसका मतलब है बीज का जो अंकुरण है वो तीन चीजों पर निर्भर करते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ह्यूमिडिटी मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, आप जानते हैं ह्यूमिडिटी मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्द्रता मापने वाले मशीन को हाइग्रोमीटर कहते हैं, एग्जाम बार बार पूछा जाता है। तो ह्यूमिडिटी याद रखना है, ऑक्सीजन की बात करें और टेम्परेचर की बात करें तो हॉट, इसे बीज अंकुरण संबंधित है।
तो बीजांकुरण के लिए एक नमी आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है, तापमान आवश्यक नहीं पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? खनिज लवण। कंप्लीट है। एकदम टटका सवाल है, गर्मा गर्म सवाल अभी जस्ट पूछा गया है। मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू याद रखना है 7.35 से लेकर 7.45 तक। ये ऑप्शन नहीं होता तो हम 7.5 7.8 में लगाते, लेकिन सही आंसर एग्जैक्ट इसका ये है। कंप्लीट है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। अगर कलर ब्लाइंडनेस या हेमोफीलिया की बात करें तो देखिए, एक होता है प्राथमिक रंग। कौन सा रंग होता है? एक होता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो याद रखना है, प्राथमिक रंग में 3 रंग होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, दूसरा होता है ग्रीन। इस तीनों रंग को मिला के ही बाकी रंग बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्राथमिक रंग। कंप्लीट है। अब अगर किसी व्यक्ति को यही प्राथमिक रंग अगर दिखाई न दे, जैसे प्राथमिक रंग को मिला के रख दे लेकिन उसको प्राथमिक रंग नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसी को कहा जाता है मतलब रंग दृष्टिहीनता, या इसे कहते हैं वर्णांधता मतलब वर्ण मतलब रंग और अंधता मतलब रंग के आधार पर अंधा है, रंग को नहीं पहचान पा रहा है। और हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। हीमोफीलिया का मतलब अगर किसी व्यक्ति का हाथ काट दिए तो उसका खून बहते जाएगा। ठीक है, मतलब रक्त दान नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब समझिए महादान कर रहा है, पूरा रक्त उसका निकल जाता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया में होता है क्या? प्लेटलेट्स उसके बॉडी का खत्म होने लगता है। तो ये भी याद रखना है, दोनों बीमारी तब होगा जब देखिए मनुष्य में आप जानते हैं 2 प्रकार का गुणसूत्र है, एक तो नॉर्मल कायिक गुणसूत्र, दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो अगर बात करें मेल है और दूसरा फीमेल है, तो फीमेल के गुणसूत्र की बात करें तो इसमें होता है एक्स एक गुणसूत्र, एक्स जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और मेल में होता है एक्स वाई गुणसूत्र। अब इसमें खासकर जो एक्स गुणसूत्र यही इफेक्टेड होता है कलर ब्लाइंडनेस में, हेमोफीलिया में। और इसमें याद रखना है एक्स मतलब एक्स जिसमें होगा इफेक्टेड होगा, लेकिन इफेक्टेड होगा याद रखना है, लेकिन ये जो जीन है उसमें याद रखना है जीन है वो सिर्फ इसे ही इफेक्ट करता है, संगत इस पर इफेक्ट डालता है, इसलिए इसे अप्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी जीन। इसको हम डिटेल में समझेंगे तो ही ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, इसलिए फिलहाल आप याद रखिए कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया बीमारी होती किस क्रोमोसोम पर, एक्स पर या वाई पर, तो आपको याद रखना एक्स पर। अब आपको लगेगा कि सर महिला में तो एक्स क्रोमोसोम 2 है तो इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं। याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया याद रखना है महिलाओं को जनरली 9 के बराबर होता है, पुरुष में अधिक होता है। पुरुष में अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें देखिए एक्स है एक, अगर एक पर भी हो गया तो प्रभाव दिख जाएगा, मतलब काम हो जाएगा इसका। लेकिन महिला में 2 एक्स है, दोनों पर होना चाहिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होनी चाहिए। क्लियर है? तो एक पर होगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए महिला में जनरली कम देखा जाता है चीजें। ठीक है, तो याद रखना है। तो एक किस प्रकार के जीन अप्रभावी जीन से होते हैं, तो याद रखना। देखिए अब वाई गुणसूत्र पर उपस्थित प्रभावी जीन, तो वाई पर तो होगा नहीं तो बात खत्म है, वाई पर होगा नहीं बात खत्म है, एक्स। ठीक है, उपस्थित प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन, तो आपको याद रखना अप्रभावी जीन। कंप्लीट है, आ रहा समझ में? चलिए अगला इशिहारा टेस्ट संबंधित है। इशिहारा टेस्ट की अगर बात करें तो इशिहारा टेस्ट रंग जो अभी आप देखें कलर ब्लाइंडनेस उसी की जांच से संबंधित है, तो रंग दृष्टिहीनता से। बस कंप्लीट है। अगला सवाल, अच्छा यकृत की बात करें तो यकृत से आप एक बात याद रखेंगे, हमारे यकृत में जो हम कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारी यकृत में ही ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर हमारे यकृत में ही जमा रहते हैं। इस बात को भी याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई जीवाणु बैक्टीरिया है वो किस प्रकार का सिक्रेशन करेंगे जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा, बीमार कर सकता है। तो सोचिए, मान लीजिए हमें आंसर नहीं आता है, हम सॉल्व करने का प्रयास करते। तो देखिए इंटरफेरॉन, आप इंटरफेरॉन सुने होंगे कि इंटरफेरॉन वायरस से हमारे बॉडी की रक्षा करता है। जिस प्रकार से एंटीबायोटिक है जो हमारे जीवाणु से या जीवाणु को मारकर हमारे बॉडी की रक्षा करता है, उसी प्रकार से इंटरफेरॉन्स वो वायरस को मारकर हमारे बॉडी की रक्षा करता है। कंप्लीट है, वायरस को मारने वाले को इंटरफेरॉन्स कहते हैं। एंटीबॉडीज आप समझते हैं कि बॉडी पर अगर कोई चीज अटैक करा है तो उसको विपरीत काम करता है। मान लीजिए कोई बॉडी पर अटैक करा है तो उस अटैकर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज काम करता है, तो ये भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। एंटीबायोटिक आप जानते हैं एंटीबायोटिक क्या है, तो दुनिया में पहला एंटीबायोटिक बनाया गया तो उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। और किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। एकदम नाम याद कर लीजिए, ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों हमारे रक्षा करने वाले, तो इसका सही आंसर ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा? एंटीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु जो सीक्रेट करते हमारे बॉडी में एंटीजन सीक्रेट करते, वही एंटीजन
जिसे विदेशी जीन कहा जाता है, एंटीजीन। एंटीजीन मतलब याद रखना, एंटीजीन हमारे जीन के विपरीत, इसलिए हमें इफेक्ट करते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, कुछ नहीं है। अगला सवाल, किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो जब भी गैल्वे की बात आएगी, गैल्वेनाइज की बात आएगी, तो याद रखना है जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। मतलब किसी धातु पर जिंक की परत या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है, माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है? तो जैसे आप जानते हैं माचिस, देख लीजिए, एक तो माचिस ऐसे होता है माचिस, और यहाँ एक पोर्शन होता है जिसे हम ऐसे करते हैं, याद रखना है। और एक होता है तिल्ली, जिसे कहते हैं टिप ए वाला। तो वास्तव में देखा जाए ठीक से, तो यहाँ जो कंपाउंड भरा होता है, यहाँ होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। और कौन सा फास्फोरस? तो याद रखना है रेड फास्फोरस, ठीक। और यहाँ जो होता है, एक होता है पोटेशियम क्लोराइड KClO3, पोटेशियम क्लोराइड प्लस एंटीमनी। एंटीमनी का संकेत क्या होता है? Sb। एंटीमनी का संकेत है Sb, सल्फर का 2 और इसका 3। एंटीमनी मतलब सल्फर, ट्राइसल्फाइड। अभी जो आप देख रहे हैं टिप पर ही होता है, लेकिन क्या होता है कि घर्षण करने पर उष्मा निकले, इसलिए थोड़ा सा रेड फास्फोरस यहाँ भी मिला दिया जाता है, लाल फास्फोरस यहाँ भी मिला जाता है। जब दोनों को रगड़ते हैं तो घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है। चूंकि फास्फोरस भी ज्वलनशील पदार्थ है, पोटेशियम क्लोराइड भी ज्वलनशील पदार्थ है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए आग लग जाती है, और आग लगने के कारण हम उसका फिर यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है? इसमें से ऑप्शन होगा, तो देख लीजिए, अब इसमें से ऑप्शन सिर्फ है लाल फास्फोरस। कंप्लीट हो तो यही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, शाही जल जिसे प्लेटिनम सोने की गलाने की क्षमता होती है, तो 50 बार पढ़ा चुका हूँ, 3HCl प्लस HNO3। अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप याद रखना। चलिए आप ये बस याद कर लीजिए कि हाँ सर, इसमें HCl होता है और HNO3 होता है। अब किसमें 3 होगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सोचिए, जिसमें है 3 उसे कर दीजिए फ्री, छोड़ दीजिए, और जिसमें नहीं उसमें लगा दीजिए 3HCl प्लस HNO3। ऐसे करके आपको याद रहेगा। कंप्लीट है। अब याद कर ले तो देख लीजिए, 3HCl प्लस HNO3, तो देखिए HCl कितना होना चाहिए? 3, HCl 3 और HNO3 1, तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। इसी को शाही जल, इसी को रॉयल वाटर, इसी को अम्लराज कहते हैं। अगला सवाल, कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि किसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? अब ध्यान दीजिए, कोयले के 4 किस्म होते हैं। एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, और एक होता है बिटुमिनस, और एक होता है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और एक होता है जिसे कहते हैं एंथ्रासाइट। अब ये है कोयले के 4 प्रकार। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे खराब किस्म का कोयला कौन है, तो पीट। पीट से अच्छा लिग्नाइट, लिग्नाइट से अच्छा बिटुमिनस, बिटुमिनस से अच्छा एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला है। और वही कोयला धीरे धीरे जब इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है, तो पीट ही लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट बिटुमिनस में, बिटुमिनस एंथ्रासाइट में। तो जो पौधे मान लीजिए यहाँ डेवलप हुए हैं, ठीक से देखिए, कोयले की किस किस्म से पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो चूंकि पौधे आप जानते हैं, जो पौधे वगैरह है यहाँ भी निर्माण हो सकती है, या फिर पौधे वगैरह जब गलते हैं, सड़ते हैं, उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर सड़ गल जाते हैं, तब उससे क्या बनेगा? सबसे पहले पीट बनेगा। और तो पीट से ही तो पहचानेंगे किस पौधे से उसका निर्माण हुआ है, यह जो कोयला है किस पौधे का है, ठीक है। ये पीट से निर्माण करें, क्योंकि पौधे से जस्ट किसी में बदला है पीट में, क्योंकि उसके बाद तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयले की किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो आप याद रखेंगे आंसर क्या होगा? पीट। क्लियर है। अगला सवाल, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सा अधिक योगदान करता है? तो बता दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा योगदान करता है। ऐसे भी देखिए ठीक से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस गैस है नहीं। अब नाइट्रस ऑक्साइड बचा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में जो होगा वही तो प्रभाव करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट है। अगला सवाल है, नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है, निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में आते हैं? नेक्टोन्स याद रखना है, वैसे जीव के समूह को कहते हैं जो तैरना जानते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है शार्क, शार्क को आप तैरते हुए देखे हैं। नेक्टोन्स मतलब याद रखना है जो स्विमिंग जानते हैं, जो तैर सकते हैं, तैरने की कला जिसमें हो। अब ये नहीं कि आप तैरने लगे तो आप नेक्टेंस अपने आप को नेक्टोन्स कह दीजिए, ठीक है। तो वैसे मछलियों का एक मतलब प्रजाति के जीव समूह जो तैरना जानते हैं उसे क्या कहते हैं? नेक्टोन्स कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, शार्क नेक्टोन्स है, कटल फिश नेक्टोन्स है, लोबस्टर्स नेक्टोन्स है, ठीक है। ये सब तैरना जानते हैं। और जेली फिश खुद नहीं तैर पाते हैं, पानी के बहाव के साथ वो बहते हैं, इसलिए जेली फिश आप देखे होंगे। तो जेली फिश इसका सही आंसर होगा। जेली फिश याद रखें नेक्टोन्स में नहीं आते हैं, ये आते हैं प्लवक में, प्लैंकटन में, प्लैंकटन।
वही प्लवक, प्लैंकटन याद रखना है। कंप्लीट है तो आप याद रखेंगे। जेलीफिश क्या खुद तैर पाती नहीं, पानी के बहाव के साथ बहते जाती है। डीएनए और आरएनए में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो एक बात याद रखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप जानते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए किसने बनाया था, तो आपको याद रखना हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना याद कर लीजिए, हरगोविंद खुराना। और क्वेश्चन पूछे कि प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना किए थे। ये बात आ रहा है समझ में? अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर किसने आता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक 1953 में, और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छी बात है। अब डीएनए का जब स्ट्रक्चर पता हो गया तो ये जान गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें याद रखिएगा, एक होता है एडेनिन, दूसरा याद रखना है थाइमिन, उसके बाद ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन यही जो चार बेस, इसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेस कहते हैं। यही चार नाइट्रोजन बेस आरएनए में भी होते हैं। तो आरएनए में बस ए है, ठीक है, टी है, ठीक है, ग्वानिन है, ठीक है, लेकिन उसमें साइटोसिन नहीं पाया जाता है। साइटोसिन की जगह पाया जाता है यूरासिल। क्या पाया जाता है? यूरासिल। तो याद रखना है, आरएनए में साइटोसिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरासिल। तो देख लीजिए। अच्छा, यहाँ सवाल है कि डीएनए आरएनए में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। तो चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बताए, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए ठीक है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सी, राइबोज, राइबोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कार्बन तो होगा ही, और हाइड्रेट हाइड्रोजन होगा ही, और याद रखना ऑक्सीजन होगा ही। तो ये तीनों हो गया। न्यूक्लिक एसिड में याद रखना, न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड में याद रखना वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और फास्फोरस एसिड है तो कौन सा एसिड? तो फास्फोरिक एसिड। मतलब कुल मिला के बात है कि डीएनए में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। अगर आप नहीं याद कर पाए तो याद रखिएगा CH चून, उसके बाद याद रखना है P। या आप ऐसे में नहीं याद कर पाते तो आप ऐसे याद कीजिए, जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो बोलते हैं चुप न, ऐसे। तो आपको याद रखना है डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो CHOP और N, चुप न। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस नाइट्रोजन में पाया जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आंसर क्या होगा? सल्फर। ये नहीं पाया जाता है। कंप्लीट है। बाकी जो बताऊं उसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आगे भी सवाल डीएनए से आने वाले आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, डीएनए और आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? वही सवाल है, सल्फर। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमैन। इसे मैं कई बार बता चुका हूँ, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, और प्रूफ के तौर पर मैं शॉर्ट्स में भी इसे डाल चुका हूँ। लिंडमैन का 10% नियम है। इसका नियम क्या है? 10% नियम। ठीक है, लिंडमैन का याद रखेंगे आप। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिसे अध्ययन किया जाता है। देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो नेचुरल की बात जब भी किया जाता है तो यहाँ बात किया जाता है वन जीव एवं वातावरण के बारे में। तो देखिए, वन जीव वातावरण है कहीं ऑप्शन में। ठीक है, याद रखेंगे आप। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है? अब देखिए, दो प्रकार के तरंगे हैं। मैं आपको बता दूं तरंगे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तरंग किसे कहते हैं? तो याद रखना, ऊर्जा को, जो एनर्जी को चलाए, एनर्जी को चलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे तरंग कहते हैं। और तरंग होता है दो प्रकार का। एक होता है जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग, ये याद रखेंगे आप। और एक होता है जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि कौन कौन सा तरंग है। तो याद रखना, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ध से ध्वनि, इसमें क्या आ रहा है? ध आ रहा है, तो इसलिए आप याद रखेंगे ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसमें देखिए प्र आ रहा है, तो प्र से आप याद रखेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये ट्रिक सेल्फ मेड ट्रिक है, एकदम टटका टटका ट्रिक है। हालांकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो गर्मा गर्म ट्रिक आपको याद रखेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछे प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ, और ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य। ये बातें ठीक है। अब ध्वनि अनुदैर्ध्य मतलब याद रखें, धैर्य मतलब होता है दूरी। दूरी हम कैसे देखते हैं? तो दूरी देखते हैं ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे, याद रहेगा। चलिए ठीक है। और अनुप्रस्थ कैसे देखते हैं? तो अनुप्रस्थ देखते हैं ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ध्यान रखिए, मतलब अनुप्रस्थ ऊपर नीचे 90 डिग्री के साथ चलती है। मतलब मान लीजिए कि ए माध्यम है, तो गति है ऊपर नीचे ऐसे करेगा अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग आगे पीछे ऐसे गति करती है, आगे पीछे। अब ध्यान दीजिए, आगे पीछे गति कर रही है, ऊपर नीचे गति कर रही है।
और इसको ही कहा जाता है, याद रखना है, लंबवत। क्या कहते हैं, एक मिनट सॉरी, ये लंबवत गति कर रही है। क्या, कैसे गति कर रही है, लंबवत। और ये गति करी उदग्र। हालांकि इंग्लिश टर्म इसका देखना होगा कि किस प्रकार से। तो देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग लंबवत तरंग है, और यह कैसे, किस से नहीं गुजर सकती है। तो ध्यान दीजिए, ठोस द्रव गैस सबसे, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है कि यांत्रिक तरंग के माध्यम से गुजर सकती है, यह निर्वात से नहीं गुजर सकती। इसका आंसर निर्वात, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश निर्वात में जा सकती है, और यह लंबवत है तो निर्वात में नहीं जा सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसका आंसर क्या होगा, निर्वात। ये आप याद रखेंगे सवाल का आंसर भी। अगला सवाल है, मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण करने की कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो आप जानते हैं, जीवाश्म जब भी आएगी और उसकी उम्र निकालना हुआ तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम C12 और प्लस C14 दोनों का प्रयोग करते हैं। एक कार्बन का समस्थानिक है, कंप्लीट है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए, ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कमरा है और एक फ्रिज को ऑन करके चला के उसका गेट खोल करके छोड़ दिया जाए, तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अक्सर के माइंड में आता है घट जाएगी, लेकिन याद रखना है बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, समझिए इस बात को। देखिए, सबसे पहली बात क्या आंसर है, कमरे का तापमान क्या होगी, बढ़ जाएगी। उष्मागति का सेकंड नियम पढ़े होंगे अगर आप, या उष्मागति का सेकंड नियम नहीं पढ़े हैं तो नॉर्मली सोचिए कि आप फ्रिज है, प्रॉपर फ्रिज, ठीक है। तो फ्रिज सोचिए ठीक से कि जितना एनर्जी खींच रही है अपने आप को ठंडा करने के लिए, क्या करेगी, तो अपने आप को ठंडा करने के लिए उसके अंदर का जितना भी गर्मी है, जैसे मान लीजिए फ्रिज क्या करे, तो उसके अंदर जितने भी पदार्थ है उसको ठंडा करने का प्रयास करेगी। फ्रिज अपने आप को ठंडा करने का प्रयास करेगी। जब अपने आप को ठंडा करने का प्रयास करेगी तो उसके अंदर जितने भी गर्मी उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगी, और उसका गेट कमरे की तरफ है, तो गर्मी को बाहर जब फेंकेगी तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब पंखा को हम किसी रूम में ऑन करते हैं तो रूम का टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको याद रखना है बढ़ जाता है। इस बात को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा। तो याद रखना है, सतही तनाव, दबाव, श्यानता, उत्प्लावन बल। अब ध्यान दीजिए, सतही तनाव तो द्रव के अंदर के कण के कारण होता है, तो ये तो होगा। दबाव भी अंदर के मोलेकुलर के कारण होगा। श्यानता भी अंदर के कणों के अट्रैक्शन के कारण या अंदर के कणों के घनापन के कारण होता होगा। उत्प्लावन बल एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स, तो ये नहीं होगा। कैसे, जैसे समझिए, मान लीजिए इसमें पानी है पूरा भरा हुआ, ठीक है, कुआं है, मान लीजिए क्या है, ये कुआं है, इसमें किसी प्रकार का बर्तन डुबाते हैं, तो याद रखना एक करती उत्प्लावन बल लगाती है। और जैसे मान लीजिए ग्रेविटी, हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर देंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर देंगे तो ध्यान रहे, ये जो पदार्थ है पूरे पर जिसका भार, ये भी तो जीरो हो जाएगा। और याद रखना है कि दोनों का फोर्स इक्वल होगा, तो उत्प्लावन बल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इनमें में से कौन नहीं होगा, तो याद रखना उत्प्लावन बल, क्योंकि ये सब इंटरनल फोर्स, सतही तनाव अंदर का बल है, कोई द्रव है उसके अंदर का बल है। दबाव इसके अंदर का मतलब फोर्स है। दबाव भी प्रकार का फोर्स है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। श्यानता भी अंदर का मामला है, तो आंसर उत्प्लावन बल होगा। सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा कई बार लगता है कि 2 कंबल ओढ़ लिए तो ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा, कंबल के कारण ऐसा नहीं होता। वास्तव में होता क्या है कि एक कंबल है ऐसे और फिर एक कंबल है ऐसे। ध्यान रखना है, जब 2 कंबल लगा लेते तो इसके अंदर वायु जो भरी हुई है, वायु वो गर्म हो गई पूरी, और गर्म हो गई तो याद रखना, देखिए ऐसा होगा ऑप्शन, 2 कंबल शरीर और कंबलों के बीच की वायु को संपीड़ित कर देते हैं। 2 कंबल मोटे होकर ज्यादा उष्मा पैदा करते हैं। 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकती है। अब देखिए कंबल में क्या है, छेद है छोटे छोटे। अब यहाँ वायु इतनी ज्यादा मतलब आवरण हो गया वायु का कि अब जो भी ठंडी हवा आना चाहेगी, क्योंकि हम तो यहाँ सोए हुए हैं, हमारे ऊपर 1 तल्ला 2 तल्ला ऐसे है, तो ऊपर से जो भी ठंडी वायु आना चाहिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीच में वायु का क्या है, आवरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, कंप्लीट है। अब अगला सवाल, बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में लाई जाती है। तो जब भी मान लीजिए कोई पुराना एकदम पुश्तैनी जमीन का कागज यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लग रहा है कि सारा कुछ उड़ चुका है, उस पर लिखा हुआ हो सकता है आपको लग रहा होगा कहीं हो सकता है परदादा जी मेरे नाम से ही सारा संपत्ति करके चले गए थे और वो उड़ चुका है। तो अगर आपको फिर से वो जायदाद की कागज पढ़नी है तो आपको प्रयोग करना है इंफ्रारेड। कैसे याद रखेंगे, एक्स रे बीमार तो है नहीं दस्तावेज, बीटा रे और गामा रे फालतू है, इंफ्रारेड याद रखना है, रीड करना है आपको, क्या करना है, रीड, आर से याद रखना है रीड। तो ऐसे याद रखेंगे आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंप्लीट है। चलिए, माइक्रोफोन का क्या कार्य है, बदल देता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, माइक्रोफोन
तो आप ध्यान दीजिए, माइक्रोफोन में होता है कि हम कोई बात को बोलते हैं तो रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर बाद में सुनाता है। इसका मतलब हम क्या करें, बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्वनि ऊर्जा, तो देखिए ध्वनि संकेत जिसमें होगा सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंग। पहली बात हम बोल रहे हैं तो पहली बात तो ध्वनि होनी चाहिए, यही दोनों में से कुछ होना चाहिए। और बाद में क्या, फिर हम ऑन करेंगे रिकॉर्ड करने का, तो फिर उसको हम सुन सकते हैं। तो सुन सकते हैं, विद्युत संकेत होता है वो, तो क्या होगा, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में। कंप्लीट है, याद रखेंगे आप। उसके बाद का सवाल है, निम्न में से कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है। तो मट्ठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है, उसका नाम है अपकेंद्री बल। क्या नाम है उसका, अपकेंद्री बल, याद रखेंगे बात को आप। कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है। तो सोनार का अगर फुल फॉर्म देखेंगे, सोनार SONAR, इसका मतलब है साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और साउंड एक प्रकार का तरंग है, और साउंड में कौन सा, तो 3 प्रकार के तरंग होते हैं, आप जानते होंगे, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, और याद रखना है पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य क्या होता है, तो याद रखना है जिसे मनुष्य सुन सकता है, और यह होता है 20 Hz से लेकर कितना, 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक आवृत्ति तक। लेकिन 20 Hz से अगर कम होगा तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, और 20,000 Hz से ज्यादा होगा तो भी मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20,000 Hz से ज्यादा वाली आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो है, तो सोनार में इसी का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो तरंगे सोनार में उपयोग किए जाते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगे नहीं, रेडियो तरंगे नहीं, अब ध्वनि तरंगे नहीं, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। कंप्लीट है। अब अगला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, और रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज नहीं किया था, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड उसका नाम दिए थे, लेकिन हो सकता है एग्जाम में अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन न रहे, आप पूछे प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो आप रदरफोर्ड में टिक लगा देंगे। हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन की बात करें तो स्ट्रॉसमैन सबसे पहले परमाणु बम बनाने वाले आदमी है। तो परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम किसने बनाए थे, तो आपको याद रखना है हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन। हॉर्न का पूरा नाम है ऑटो हॉर्न। मिलकर ने तेल बिंदु प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का गणना किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको याद रखना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। हालांकि प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस में दिखाते हैं, प्रोटॉन के आवेश को दिखाते हैं प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। याद रहेगा बात पूरा। कंप्लीट है। चलिए, एक तरल पदार्थ दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरल पदार्थ है दूध, और दूध में हम मिला दिए फिर कोई तेल, तो देखिए द्रव और द्रव के कोलाइडिंग विलयन को पायस कहते हैं। मैं एक तरीका बताया था ऐसे करके कि काव झगड़ूचा, ऐसे करके कि मतलब सो जाए झगड़ूचा, ढेर प्यास लगल ऐसे करके पायस करके मैं एक ट्रिक बताया था, क्लास देख सकते हैं मेरा पहले। तो उसमें पायस, द्रव और द्रव के कोलाइडिंग विलयन को देखिए, ये भी तरल है और ये भी तरल है, इस प्रकार के कोलाइडिंग विलयन को क्या कहा जाता है, इमल्सन, पायस कहते हैं। क्योंकि फोम की बात करें तो फोम, जैसे आप देखेंगे फोम की बात करें या झाग की बात करें, तो झाग अगर आप देखेंगे तो झाग में क्या होता है, तो झाग अगर आप कभी यूज किए होंगे, देखे होंगे, कपड़ा साफ कर रहे होंगे, तो होता है द्रव, और द्रव में गैस की मात्रा हो जाए तो इस प्रकार के कोलाइडिंग विलयन को फोम या झाग कहते हैं। जेल की बात करें तो जेल में क्या है कि जेल आप लगाते हैं, बाल खड़े कर लेते हैं। तो जेल जब लगाते हैं तो जेल में क्या होता है, ठोस ज्यादा हो तो उसमें द्रव कम, तभी तो बाल खड़े हो रहे हैं, तो ठोस में द्रव। एरोसोल नाम से पता चला है, एयर होगा उसमें किसी प्रकार का सोल्यूशन होगा। तो गैस है, तो गैस में या तो ठोस हो, गैस में लिक्विड हो। ठोस होगा तो इसी को कहते हैं धुआं, क्या कहते हैं, धुआं। और लिक्विड हो तो गैस में अगर लिक्विड हो इसी को कहते हैं कोहरा। और इमल्सन की बात है तो इसी को कहते हैं पायस, और द्रव में द्रव को के कोलाइडिंग विलयन को पायस से इमल्सन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूध है, जो आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। चलिए, लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देखते हैं कथन क्या है। तो देखिए, एक लुईस के कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, एक है AlCl3, एक प्रकार का अम्ल है, और एक है NH3। होता क्या है AlCl3, इसके पास की बात करें तो AlCl3 की बात करें तो AlCl3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है, और देता कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन देता है और ये लेता है। तो AlCl3 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा उसे अम्ल कहते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा उसे कहते हैं क्षार। अब बस इतना ही बात आपको याद रखना है, लुईस से रिलेटेड सारा सवाल बन जाएगा। तो लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कहा गया कि अम्ल एक यौगिक है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। तो स्वीकार तो करता है, तो ये लाइन तो सही है। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था, गलत बात है ये, क्योंकि प्रोटॉन में पढ़ा चुका हूँ एसिड बेस सॉल्ट में। प्रोस्टेड ग्लोरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले एसिड को प्रोटॉन के आधार पर डिसाइड किया था। अरे समझ में, तो ये बात हो गई कहीं गलत। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक देखिए, थर्मोप्लास्टिक का मतलब है जिस पर ताप का प्रभाव पड़े वो थर्मोप्लास्टिक है, और जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है वहां पूछ रहा है, इसका मतलब है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एपॉक्सी। प्लास्टिक पेंट आप सुने होंगे, प्लास्टिक पेंट, ठीक है, जैसे रूम में जो पेंट लगाया जाता है एपॉक्सी है, तो याद रखना है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिएस्टर्स क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। एग्जाम में सवाल आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि से एग्जाम में बार बार जब भी सवाल आएगा तो आप मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, बीपीएससी में तो यहाँ से सवाल बन जाता है बेताब 20। याद रखेंगे आप बेताब 20। वे से याद रखना है आपको वेग, त से याद रखना है त्वरण, अ से याद रखना है आवेग, एकदम इतना ही याद कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ब से याद रखना है बल, मैं गारंटी लेता हूँ अगर सदिश से सवाल आएगा तो इतना में से ही आएगा। और बी से याद रखना है विस्थापन, और स से याद रखना है संवेग। ये हो गया सदिश राशि, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ोगे मूल राशि। क्या पढ़ोगे? मूल राशि। और मूल राशि की संख्या 7 है, उसमें से सभी के सभी क्या है? अदिश है। सभी के सभी क्या है? अदिश है। इतना आप याद रखेंगे, आपका सवाल बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो देख लीजिए, बल, बल क्या है? सदिश राशि। बाकी ऊर्जा, द्रव्यमान, तापमान याद कर लीजिए क्या है? अदिश राशि। इसमें द्रव्यमान, तापमान इसमें आया है, अदिश है। आप याद करेंगे मूल राशि 7 है, उसमें द्रव्यमान और तापमान आता है। ऊर्जा आप याद कर लीजिए। दाब भी याद रखिए, दाब एक प्रकार की अदिश राशि, ये भी आप याद रखिए। दाब क्या है? अदिश राशि है। एग्जाम में आता है बार बार सवाल। विद्युत धारा अदिश राशि क्योंकि मूल राशि में आ रहा है। संपीड़न और विदलन किससे संबंधित घटनाएं हैं? संपीड़न और विदलन याद रखना तरंग से रिलेटेड घटनाएं। जैसे तरंग अगर कहीं घना हो जाए उसको संपीड़न कहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाए उसको विदलन कहते हैं, फिर संपीड़न कहते हैं, फिर विदलन कहते हैं। तो तरंग से संबंधित घटनाएं देखिए, तरंग 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 सब में है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, कंप्लीट है। चलिए, रेडियो तरंगे अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है? रेडियो तरंगे अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है? तो इसका एक तरीका आप याद रखेंगे। एक तो सबसे पहले याद रखना है गामा एक्स यू वी आई एम आर। जैसे जैसे आप उधर जाएंगे वैसे इसका तरंग घटता जाएगा, लेमडा घटता जाएगा। और याद रखना आवृत्ति क्या होगी, सॉरी, इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इसकी आवृत्ति घटती जाएगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का उल्टा रिलेशन है। आप याद रखें गामा एक्स यू वी आई एम आर। तो सोचिए ठीक से, कह रहा है कि रेडियो तरंगे अवरक्त और एक्सरे। तो देखिए रेडियो तरंगे ये है, ठीक है, अवरक्त ए है और एक्सरे ए है। आवृत्ति का सही क्रम क्या है? तो बताइए। सबसे मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आप उधर जाएंगे आवृत्ति घटती जाएगी। सबसे ज्यादा आवृत्ति है गामा किरणें की, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरणें की। और याद रखना जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, एक तरीका बता रहा हूँ, उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका याद रखना है मतलब वेधन क्षमता, विचलन समझ लीजिए, विचलन भी क्या होगा? वैसा ही होगा। आवृत्ति ज्यादा होगी उसका परिकीर्णन भी वैसा ही होगा। आवृत्ति ज्यादा होगी उसका विचलन हो गया, वेधन क्षमता भी वैसा ही होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप सोच के बताइए जल्दी से, अपवर्तनांक में क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो गामा का। उससे कम एक्सरे, उसके कम अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सबसे अधिक आवृत्ति इसका धीरे धीरे घट रही है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा गामा का धीरे धीरे घट रही है। सबसे ज्यादा विचलन गामा का धीरे धीरे घट रही है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन गामा का धीरे धीरे घट रही है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा का धीरे धीरे घट रही है। याद रहेगा, इस बात को याद रखिए। एक चीज बताऊं, बीच में जो विजिबल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? विजिबल। विजिबल 7 रंगों से मिलकर बनता है, जिसे कहते हैं बैनी आह पीनाला। बैनी आह पीनाला मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जैसे जैसे आप उधर जाएंगे, मैं बताया क्या कि तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे आप उधर जाएंगे वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, आवृत्ति घटती जाएगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो देखिए जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसी का विचलन ज्यादा होगा, क्योंकि आवृत्ति, अपवर्तनांक, विचलन, परिकीर्णन, वेधन क्षमता सब समान चीज है। तो आवृत्ति ज्यादा होगी तो विचलन ज्यादा। आवृत्ति कैसे देखेंगे? तो आवृत्ति इधर होगा ज्यादा, उधर होगा कम। आ रहा समझ में? तो बैगनी रंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा है, क्योंकि गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, विजिबल में ही तो 7 रंग है। तो बैगनी रंग का आवृत्ति ज्यादा है, इसलिए उसका विचलन सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का। क्लियर है? और आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य से उल्टा रिलेशन है। तो बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, वहां से सवाल बन जाएगा। अब सवाल है रेडियो तरंग, अवरक्त, प्रकाश, एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है? तो आवृत्ति का सही क्रम ठीक से देख लीजिए।
जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं वस्तु से आवृत्ति क्या हो रही है, घट, मतलब आवृत्ति क्या घट रही है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी। तो देख लीजिए अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है। अब देखिए ऐसा साइन का मतलब क्या है, बड़ा वैल्यू, तो अवरक्त बड़ा है, रेडियो तरंगे बड़ा है, और एक्सरे, तो देखिए आवृत्ति एक्सरे का क्या है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एक्सरे का आवृत्ति है, और उससे कम इंफ्रारेड का है, उससे कम रेडियो का, मतलब रेडियो की आवृत्ति सबसे कम होगी। मैंने बताया जैसे जैसे आप उधर जाएंगे उससे आवृत्ति घट रही है। देखिए रेडियो सबसे लास्ट में कहाँ है। अब देखिए ऐसा साइन, इसका मतलब तो ज्यादा हो गया, सबसे कम रेडियो होना चाहिए, तो रेडियो देखिए यहाँ है, उससे ज्यादा अवरक्त, उससे ज्यादा एक्सरे, रेडियो से ज्यादा अवरक्त, उससे ज्यादा एक्सरे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंप्लीट है। इसे बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला सवाल है, हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। देखिए ग्रीन केमिस्ट्री, इसका मतलब साफ साफ है कि हम वैसा पदार्थ का खपत या उत्पादन कम करें जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, बस इतना कंसेप्ट आप याद रखिए, सवाल आप बना लेंगे। तो हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अध्ययन पर। ग्रीन हाउस का कोई मतलब नहीं, पौधे में प्रतिक्रिया कोई मतलब नहीं है, रासायनिक उत्पाद और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थ के उपयोग को कम करे, मैंने बताया, बस इतना बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है। एस्पार्टम एक प्रकार का कृत्रिम स्वीटनर है, ठीक है, सही बात है। ग्लूकोज डाइसैकेराइड है, नहीं, ग्लूकोज याद रखने, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं इसे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज सरल शर्करा है, या ग्लूकोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, मल्टोज को सरल शर्करा कह सकते हैं। तो याद रखना है, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, याद रखना है। सुक्रोज चूंकि सबके मतलब चीनी के रूप में खाते हैं, सबकी टेबल पर मौजूद होता है, इसलिए सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, और मल्टोज को आप डाइसैकेराइड कह दीजिए, और ग्लूकोज जो आप देख रहे हैं इसे आप कह दीजिए सरल शर्करा। तो वास्तव में सही युग्म कौन है, तो सही युग्म में एस्पार्टम कृत्रिम स्वीटनर। अब इसमें एक बात समझिएगा ठीक से, ग्लूकोज सबसे सरलतम शर्करा है, बात सही है, क्योंकि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। चलिए, फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है, फोटो मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश को वोल्ट में बदलने वाली बात है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यही आंसर होगा इसका। कंप्लीट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिक है। समस्थानिक हम जानते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो, मतलब नीचे वाला समान हो, दिमाग बराबर हो या ना हो, तो देख लीजिए नीचे वाला समान, नीचे वाला समान, नीचे वाला समान, ए। कंप्लीट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण के घटना के कारण होता है। अभी परिकिरण हम लोग जस्ट देखे हैं, ध्यान दीजिए। जब भी क्वेश्चन पूछे, प्रिज्म सफेद प्रकाश को उसके घटकों के रंग को विभाजित करते, तारों का टिमटिमाना। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, बड़ा बेसिक बात आप याद रखेंगे, या ऐसा करते हैं इस सवाल को हम लोग प्रॉपर अगले क्लास में देखते हैं, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा एनर्जी के साथ, और आप याद कर लेंगे तो आप पूरा सवाल को बना पाएंगे। तो लगभग हम लोग 45 सवाल कर चुके हैं, अब 2 क्लास और होगी इसी प्रकार से, और आप पूरा 2025 में जितने क्वेश्चन पूछे सभी को बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।